हो गए लगे। नमस्कार, मैं उमंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो सक्रिय हो चुके हैं, साथ ही जो एनडीए घटक दल हैं वो भी सक्रिय हो चुके हैं। चूरू लोकसभा की परिस्थितियां इस बार बदली है। यहां पर पूर्व में बीजेपी से सांसद रहे राहुल कसवा ने बीजेपी छोड़कर उनकी टिकट कटने के कारण वो कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चूरू लोकसभा से आए हैं। और ताजा खबर यह भी है कि इंडिया गठबंधन के तहत सीपीआईएम को भी सिक्कर की टिकट सीट है वो मिलने जा रही है और सिक्कर से जो माकपा के राज्य सचिव है अमरा राम वो उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए नौहर से माकपा के नेता मंगेज चौधरी मौजूद है। मंगेज के बारे में आपको बता दें, मंगेज पिछले 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार उनको पिछले चुनाव के मुकाबले 2023 के चुनाव में बेहतरीन एक प्रकार से वोट मिले। लगभग 28-29 हजार वोट उन्होंने प्राप्त किए। अब इंडिया गठबंधन के तहत ये क्या करेंगे, क्या परिस्थितियां रहेंगी नौहर की, ना सिर्फ नौहर की, पूरे चूरू लोकसभा की, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। मंगेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके तमाम दर्शकों का और आपके जो भी फॉलोवर है और आप लगातार किसान वर्ग की आवाज़ को मतलब लगातार सरकार तक प्रशासन तक लगातार आपका जो है चैनल बेस्ड है, उसके लिए भी आपकी पूरी टीम को सबको बहुत बहुत बधाई। सर बताएं, इस बार चूरू की परिस्थितियां बदल चुकी है। पहले लग रहा था कि सीपीआईएम को ये टिकट मिलने जा रही है, लेकिन अचानक से राहुल कसवा की टिकट कटी, वो कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। अब सीपीआईएम को भी एक टिकट दे दी सिक्कर से। क्या होने जा रहा है इंडिया गठबंधन का? देखो, राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती है। आज से 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले पूरे क्षेत्र में एक दौर था, लहर थी कि बलवान पूनिया अगर इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से चुनाव बनता ही नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव वो जीतते, इसमें कोई दो राय नहीं थी। अब वो परिस्थितियां ऐसी बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कसवा की टिकट काट दी और राहुल कसवा की टिकट कटने के बाद हमने लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का नौजवान है, लेकिन हमें पहली बार ऐसे महसूस हुआ कि वास्तव में किसान कौम का नौजवान है, जो टिकट कटने के बाद आज देश में लोग जब ईडी के डर से, सीबीआई के डर से लगातार लोग है ना कांग्रेस छोड़ करके, बाकी पार्टियां छोड़ करके बीजेपी में जा रहे, उस दौर में एक नौजवान जिसने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हुए और एक हिम्मत पैदा की, हौसला किया और ये दर्शाया पूरे क्षेत्र में लोगों में कि आज के दौर में भी लोग इस दमन के दौर में भी खिलाफ है, लोग के भी कोई हौसला करके खड़ा हो सकता है। तो ये नौजवान खड़ा हुआ, कांग्रेस में आया और उसके बाद में इंडिया गठबंधन में हमारी एक सीट मांगी भी थी, राजस्थान में चूरू, गंगानगर और सीकर में से। तो हमारा कहना है तो हमने 3 सीटों का पैनल भेज दिया था कांग्रेस के पास कि आप 3 में से कोई भी एक डिसाइड करें। तो उस दौर में कांग्रेस को भी लगा भी इस प्रकार का कोई नौजवान है जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके अपनी पार्टी में आ रहा है, तो कांग्रेस ने इसको ज्वाइन कर लिया। अब हम तो क्या, इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, राजस्थान में एक सीट के ऊपर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो हमारा तो ये सोचा है कि इस हाथ से ले रहे हैं, इस हाथ से दे रहे हैं। तो सीकर में इनके 5 एमएलए, सिटिंग एमएलए, तो 5 एमएलए अगर सीपीआईएम को वोट डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम तो हारे हुए विधायक है भाई, तो हम यहाँ इस क्षेत्र में कांग्रेस को समर्थन करें। दूसरी बात यह है कि आज जो देश का जो दौर है, आज देश में लगातार इनके मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, सब लोग बार बार कहते हैं कि देश का संविधान जो है वो बदलने की जरूरत है। देश में मीडिया नाम की जो चीज बची नहीं है। आप जैसे कुछ नौजवान है जो सीधे साधे गांव से निकल करके आप अपने खुद के चैनल के माध्यम से जनता की आवाज को उठा रहे हैं। बाकी देश का कोई राष्ट्रीय चैनल ऐसा बचा नहीं है जिस पर आप सरकार के खिलाफ बगावत कर सके। यानी पूरे हिंदुस्तान में एक घोषित आपातकाल है मोदी सरकार के बाद। और अभी पिछले दिनों इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मामले में जो पार्टी ड्रामा किया करती थी कि हम तो बहुत बड़े ईमानदार का लट्टू टांग के घूमते थे, उनको हम कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में इनका पूरा मामला खुल गया। जहां इन्होंने ईडी को न सिर्फ नेताओं को डराने के लिए काम में ली, ईडी को चंदा लेने के लिए काम में लिए और एक हाथ से धंधा दिए, दूसरे हाथ से चंदा लिया। मैं तो छोटा छोटा, हम तो हमारे परिवार के लोग, हमारे किसान कौम के लोग जो खून और पसीने की कमाई में से अपना 1-1 रुपया निकाल करके बलवान पूनिया को, मंगेज चौधरी को मदद करते थे, उन लोगों के ये नेता क्या करते थे, ये चंदाजीवी है। तो अब मोदी जी शायद हो सकता है वो नारा दे दे कि हाँ मैं भी चंदाजीवी हूं, तो वो नारा दे दे तो एक अलग बात है। बाकी इतने बड़े चोर जीवी हैं वो कि उनसे बड़ा चोर नहीं। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये कोई अभी जरूरत नहीं, बहुत सारी बार देश में ऐसा दौर आया है जब देश को बचाने के लिए बहुत सारी अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को इकट्ठा होकर के लड़ने की जरूरत है। तो इसलिए हम तो देश बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से भगाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इस बार हालांकि मोदी जी कहें या बीजेपी कहें, वो पहले से ही 400 पार का नारा
दे रही है, लेकिन रोजाना ईडी के बलबूते कहें या किसी और दबाव के चलते बड़े बड़े नेताओं को शामिल भी करा रहे हैं बीजेपी से। तो क्या आपको लगता है कि एक लाइन अगर मैं कहूं, बीजेपी में अगर इतना ही आत्मविश्वास होता तो फिर इतना ईडी से डराना, इनकम टैक्स से डराना, धमका कर लोगों को अपने पाले में कर रहे हैं, तो क्या वाकई में 400 पार का नारा है वो इस एक माहौल तैयार करके पूरा करना चाह रहे हैं, या हकीकत क्या है? आपको क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन की आपने जिस प्रकार से आप दिल्ली भी गए, कई तरह की मीटिंग की है, क्या कह रहे हैं विपक्षी दल के नेता? विपक्षी दल नहीं, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। आप किसी भी गांव में जाकर के जनता की बात सुनिए। एक दौर था, देखो देश में हर चीज का एक दौर आता है, लोग उस दौर में उस चीज में बह जाते हैं। एक जमाने में हिंदुस्तान में ये बोला करता था कि इंडिया इज द इंदिरा, इंदिरा इज द इंडिया, यानी हिंदुस्तान इंदिरा से है, इंदिरा से ही हिंदुस्तान। एक दौर ऐसा आया कि जब लोग अब ये कहा करते कि मोदी से बड़ा देश भगत, मोदी है तो देश है, देश सब कुछ, ये पिछले तक दौर था। अब ये दौर नहीं है। जिस प्रकार से इनकी हड़बड़ाहट, ड्रामेबाजी, लोगों को डराना, धमकाना, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर इनकी भयंकर तरीके से पूरे देश में मल्टीप्लीट होना, इन सब मामलों के बाद ये बात क्लियर हुई है कि ये इनके 272 एनडीए के लाले गिर रहे हैं, यानी ये 250 सीटों में सिमट जाएंगे। और ये 250 सीटों में सिमट जाएंगे, इसी कारण इस प्रकार की बौखलाहट है। और इस बौखलाहट के अंदर ये सब प्रकार के जो ड्रामे करें, अभी तो चुनाव की शुरुआत है भाई। इनके पास न शिक्षा की बात होगी, न स्वास्थ्य की बात होगी, न हॉस्पिटल की बात होगी, न मतलब डॉक्टर की बात होगी, न मास्टर की बात होगी, न सड़क की बात होगी, कोई बात नहीं होगी। थोड़े दिनों बाद चुनाव चलेगा, तो इनके पास दो ही एजेंडा हुआ, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, भारत, इसके अलावा कोई एजेंडा ही नहीं बचा। और लोग अभी इन एजेंडों से बोर हो चुके हैं। बिल्कुल आस्था सब लोग रखते हैं, हम भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं में हमारी भी आस्था है, लेकिन धर्म एक निजी मसला है। हम धर्म को सार्वजनिक तौर पर हमारे गढ़ के अंदर बड़ी सारी मतलब वो मूर्ति को लटका करके कहें कि इस मूर्ति के नाम पर मुझे वोट दे दो, तो इसका मतलब तो मैं कमजोर हूं भी, मैं तो मूर्ति के नाम से वोट मांग रहा हूं। वोट मांगना खुद के नाम से मांगो भाई। तो आपने किया क्या? अब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपके बाप की बपोती है ये कौन होता है? जो आदमी पूरे विश्व को लेकर के आएगा उसको भाजपा लेके आएगी, राम को भाजपा लेके आएगी, तो फिर तो राम का तो फिर कोई वजूद बचा नहीं इनके हिसाब से। राम जो पूरे विश्व को लेकर के आए और उसको ये कह रहे हैं कि जो राम को लाने वाली ये मतलब कौन हो गई? चोर डपोरों की पूरी मंडली है। ये अमित शाह तड़ी पार हुआ करता था गुजरात का, और ये लोग नारा दे रहे हैं कि हम राम को लेके आए। ये कौन होते राम को लेके आने वाला? राम पूरे हिंदू धर्म के तमाम लोगों के लिए ईश्वर है। बहुत लोग राम से प्यार करते हैं। राम की एक अलग छवि हुआ करती थी लोगों के बीच, उस छवि को धूमिल करने का काम किया है। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के जो तमाम जो अच्छे धार्मिक लोग हैं, और जो अभी पिछले दिनों जो देश के तमाम धर्म गुरुओं ने भी राम मंदिर के टाइम में इन्होंने जिस प्रकार का ड्रामा किया, जिस प्रकार के नारे लगाए कि जो राम को लाए हैं उनको हम, देखिए हमने जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, मतलब हम मोदी जी को लाएंगे। उस समय तमाम धर्मगुरुओं ने एक बात कही थी कि ये सब ड्रामा कर रहे हैं। कोई भी मंदिर जिसका जब तक पूर्ण निर्माण नहीं होता तब तक हम उसका मतलब उद्घाटन, लोकार्पण नहीं कर सकते, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा, जब तक आपने देखा होगा उसकी बार बार टीवी वगैरह दिखा रहे थे, तो पीछे के साइड में कुछ चीजें जो कपड़े से ढक रखी थी, इतनी इनके क्या जल्दी हो गई? जल्दी ये थी कि लोकसभा के चुनाव में हमारे पास, क्योंकि इनके पास गिराने के लिए कोई हॉस्पिटल की बात नहीं है, गिराने के लिए कोई सड़क की बात नहीं है, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है देश में गिराने के लिए। तो ये क्या इस नाम से चुनाव लड़ना चाहते हैं? आज भी भाई मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया। आज भी अगर किसी महिला की डिलीवरी करवानी हो तो कड़तू वाला टीका लगता है। आज से 45 साल पहले कड़तू वाला टीका लगता था। वो कड़तू वाला टीका उतना इलाज हो को नहीं रखा, मैं चांद पर पुग गया, कुकर पुग गया भी चांद पर भी। कड़तू वाला टिक्को जो की लुगाई गई बेचारी के लाग जे दर्द पूछो, जिंदगी भर उसका दर्द रहता है उसके। और पूरा विश्व में आप किसी भी देश में चले जाओ, अगर आपको उस कड़तू वाले टिक्के का दूसरा ऑप्शन नहीं मिले तो मेरी गारंटी है भाई। लेकिन ये अगर कड़तू वाले टिक्के को इलाज आयो कौन तुरता है, लेकिन आप मुद्दा पर बात भी करना को नहीं कौन सा। अगर तो राम, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, इस एजेंडे पर कोई अगर चुनाव थोड़े टाइम तक जनता जब तक नहीं समझती तब तक कर सकती है। ड्रामा कर रहे हैं और खुला कहना चाहते हैं राम के ऊपर जितना उनका अधिकार है उतना हमारा भी, छत्ती ठोक करके। लेकिन हम इनकी तरह राम को वोटों के लिए बरतते नहीं भाई। हम अगर वोट मांगेंगे तो हमारी हैसियत के नाम से मांगेंगे, हमारे काम के नाम से मांगेंगे, हमारी मेहनत के नाम से मांगेंगे भाई। राम के नाम से क्यों मांगे हम वोट? और ये तो खुला राम के नाम से नहीं, पिछले चुनाव में पुलवामा के शहीदों के नाम से वोट मांग लिए मन ने मोदी जी ने। शहीद इनके बेटे हुए थे, देश के किसान के बेटे शहीद होते हैं, और किसानों को
इनकी सरकार बुलडोजर चला करके मारना चाहती है। इनका पूरा नकली चेहरा है, पूरे हिंदुस्तान का किसान इनके खिलाफ है। और चूरू लोकसभा जो पूरा इलाका किसानों का है, रिजल्ट देख लेना, पी मिठी बजा देगी जनता। विधानसभा चुनाव में तो कम बजी, अब बजेगी असली। मंगेश जी, जो मुद्दे थे एक्चुअल में, अग्निवीर योजना जो ये लेकर आए, इसको लेकर युवाओं में खासा रोष दिखा उस टाइम। उसके बाद जो किसानों का आंदोलन हुआ कृषि बिल के खिलाफ, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, पहलवान भी दिल्ली बॉर्डर पर दिखे, उनको भी बुरी तरह से रौंदा गया। क्या वो मुद्दे ये चुनाव में बन पाएंगे एक प्रकार से? क्या इंडिया गठबंधन इन मुद्दों को जनता के बीच ले जा पाएगा? क्या आपको लगता है? देखो, अग्निवीर का जो मामला है, अग्निवीर तो प्रथम अग्निवीर तो अपने एरिया में माननीय राहुल जी को जो बनाया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर घोषित कर दिया कि काम में लिया, काम में लेने के बाद निकाल दिया। बाकी अग्निवीर के कारण पूरे इलाके का जो यूथ है, देश में सेना की नौकरी अलग सिर्फ पेट के लिए नहीं करते थे लोग। सेना की नौकरी, सेना की नौकरी का मतलब था कि गांव का नौजवान जब सेना में जाता था तो सीना चौड़ा करके पूरे गांव के नौजवान उसको सैल्यूट करते थे, यानी देशभक्ति के लिए नौजवान जाया करते थे। और ये लगता था कि ये 20 साल देश की सेवा करके आएगा। आज वो नौजवान जो देश के अंदर गोलियां खाने के लिए जाए, दूसरे देशों की सरहदों के ऊपर हिंदुस्तान की रक्षा के लिए लड़े, और 4.5 साल बाद जब वो असली जवानी पर जब वो नौजवान पहुंचे, तो उसको बैग उठा करके और ये कह करके रवाना कर दिया जाए कि आप जाकर के किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करो। क्यों भाई? और ये और बयान दे रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी का नाम बता रहे हैं कि अडानी और अंबानी, जो जिनको इन्होंने देश को लुटा करके खुआ दिया, उस अडानी और अंबानी की नौकरी करो। तो आज पूरे सेना न केवल सिर्फ अग्निवीर योजना, ये पूरे देश की सबसे ज्यादा सम्माननीय नौकरी थी। और देश में नौकरियां और भी आप देखते हो, पटवारी लगता है, ग्राम सेवक लगता है, दूसरी बहुत सारी नौकरियां लगती है, लेकिन जो सम्मान सेना के नौजवान का गांव में होता है वो दूसरी नौकरियों का सम्मान नहीं होता। और सबसे ज्यादा सम्मान सेना के नौकरी करने वाले नौजवान को मिलता था। आज 4.5 साल फौजी का नाम ही बदल दिया, फौजी को अग्निवीर बोल दिया। भाई ये कौन सी परीक्षा करना चाहते? फिर अगर अग्निवीर बनना है तो मोदी गद्दी छोड़ करके कहे कि मैंने भाई 5 साल 10 साल राज कर लिए, मैं अब अग्निवीर बनूंगा। बनाओ पहले, खुद से पहले मोदी बने, अमित शाह बने अग्निवीर, राजनाथ सिंह को बनाओ अग्निवीर, इसको क्या नाम है, इसको गडकरी को बनाओ अग्निवीर। तो इनको क्यों नहीं बनाते? इनको तो नौकरी चाहिए, मतलब राज देश की गद्दी चाहिए, 10-10 साल 20-20 साल 30-30 साल। ये तो कहे जब तक हम मरे तब तक गद्दी पर रहे। और दूसरा मतलब अगर कोई नौजवान, कोई किसान का बेटा देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जाए, उसको 4.5 साल में उसको वापस बैग उठा करके रवाना कर दे, इसका बिल्कुल नौजवानों में गुस्सा है और देश के तमाम देशभक्तों में गुस्सा है, तमाम जो हमारे फौजी भाई हैं उनमें गुस्सा है। क्योंकि हमारे यहाँ के पीढ़ियां दर पीढ़ी ज्यादातर जो फौजी जब छुट्टियां आया करते थे तो वो अपने बेटों को तैयारियां करवाते थे कि हमारा बेटा भी फौजी बने। ये पहली नौकरी थी। जिनके पिता अगर शहीद हो जाते थे तो उसके बेटा जब उसके पिता को जब शहीद होते थे, उनको अग्नि देते समय वो वहां खड़ा होकर के ये प्रतीक्षा लेता था कि मैं मेरे बाप का बदला सेना में जाकर के और उसी जगह फौज में खड़ा रह करके लूंगा। इन्होंने पूरी सेना को, पूरी व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को निजी हाथों में देने का कार्यक्रम और बना रखा है। तब देखो आगे आगे होता क्या है। लेकिन देश का नौजवान खिलाफ है और बहुत मतलब खतरनाक तरीके से जो है वो वोटिंग करेगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा, ये कह रहे हैं 400 पार, देखना आप। चलिए, वामपंथी पार्टियों का जिक्र करें। इस बार सीपीआईएम भी इंडिया गठबंधन का मुख्य घटक दल है। कई जगह अलायंस भी हुआ है। त्रिपुरा में आपको सीट मिली है, केरल में, हालांकि पश्चिम बंगाल में आपका अलायंस नहीं हुआ, वहां पर परिस्थितियां अलग है। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, वहां पर आपको सीटें मिली है। राजस्थान में आपको एक सीट मिली है। सीपीआईएम का जनाधार आप कैसे देखते हैं, या वामपंथी पार्टियों का, तमाम वामपंथी पार्टियों का जिक्र करें? यूपीए फर्स्ट में सभी को ध्यान है, बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं आम आदमी के लिए आई, और यूपीए फर्स्ट में आप उसमें कांग्रेस सरकार के सहयोगी भी थे, 40 से के लगभग आपके सांसद थे। लेकिन उसके बाद लगातार आपका ग्राफ गिरता रहा। इस बार क्या कोई परिस्थितियां बदलेगी इंडिया गठबंधन के सहारे? देखो, कम्युनिस्ट ने केवल एक पार्टी, कम्युनिस्ट एक विचारधारा है। विचारधारा हो सकता है उस दौर में कुछ एमएलए एमपी कम जीत जाए, ज्यादा जीत जाए, लेकिन देश में अगर मोदी सरकार को किसी से खतरा लगता है उनको खुद को, तो उनको वामपंथी से लगता है। काफी बार उन्होंने अपने भाषण में, और देश का कोई आंदोलन हो, देश के किसान लड़े, उन्होंने आंदोलन का क्या नाम दिया कि ये कुछ कॉमरेड कर रहे हैं। अभी ये जो बेटियां लड़ रही थी, मोदी जी ने क्या कहा, ये जो कॉमरेडों के कहने पर बेटियां लड़ रही है।
उसके अलावा अभी पंजाब का किसान लड़ रहा है, उस बॉर्डर के ऊपर रोक रखा है, ये कह रहे हैं कि ये सब वामपंथी कॉमरेड टाइप के लोग हैं। इसका मतलब कि वामपंथियों का खौफ जो है वो केंद्र की सरकार में, हालांकि हमारा चुनाव जीतने में कराप घटा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो विचारधारा है वो लगातार आगे बढ़ी है। अभी भी हमारी केरल में गवर्नमेंट है, लगातार दूसरी बार सरकार आई है। पत्रकार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कभी आपको मौका मिले तो आप केरल जाइए, केरल के स्कूलों की व्यवस्था, केरल का सार्वजनिक ढांचा देख करके आए। कोरोना में जिस प्रकार से केरल ने काम किया, पूरे विश्व में सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में उन्होंने एक अलग आंकड़ा पेश किया। सबसे जल्दी कोरोना मुक्त होने वाला स्टेट कोई था तो वो केरल था। अभी जो यूपीए फर्स्ट में जो परिस्थितियां थी उसमें हमारे 64 एमपी थे, 64 एमपी थे। अब उसके बाद क्या है कि हमने जिस मुद्दे पर समर्थन वापस लिया इस मतलब यूपीए से, उस समय हमने परमाणु करार के नाम से वापस लिया। देश में महंगाई का भी एजेंडा था, लेकिन परमाणु करार भी देश का बहुत बड़ा एजेंडा था। परमाणु करार यानी हमारा अमेरिका के साथ मतलब एक टाई अप होना था, उसमें अमेरिका प्रति वर्ष हिंदुस्तान में आकर के वो प्रमाण पत्र देगा कि हिंदुस्तान सही देश है या हिंदुस्तान गलत देश है। हिंदुस्तान, ये जो वामपंथी पार्टियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ज्यादा होते हैं, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सब धर्म सब जाति के लोग रहने वाला बहुत ही प्यारा देश। इस देश में किसी दूसरे देश के लोग आकर के वो कैसे तय कर पाएंगे कि देश गुड है या बैड है। तो इस बात के ऊपर हमने समर्थन वापस लिया। उसके बाद में देश की अलग अलग टाइप की परिस्थितियां बदली। फिर जो उसके अगला जो चुनाव हुआ यूपीए 2 के बाद, वो पूरा धार्मिक रूप से चुनाव हुआ। चुनाव में एजेंडे खत्म कर दिए गए। हालांकि ये जो मनरेगा है, ये वामपंथियों की स्कीम है। यूपीए फर्स्ट में मनरेगा वामपंथियों की स्कीम है। और भी देश में जो इस सरकारी ढांचा जिसको बचाए रखने की जो मुहिम है, वो वामपंथियों की सबसे ज्यादा मुहिम बची हुई है। अभी भी हमने केरल में, आप पूरे देश के बाकी सरकारी ढांचे को देख करके आइए, आप केरल में जाकर के सरकारी ढांचे को देखिए। हमने हर जगह सरकारी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया। देश मजबूत वही होता है जो सरकारी ढांचे को बचाए। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं सौगंध इस मिट्टी की खाता हूं। देश को कुर्सियों छोड़े कोई मोदी सो बेच सी। देश का लाल किला बेच दिया, देश के एयरलाइन बेच दिए, देश का रेलवे को बेच दिया, देश के पूरे सरकारी ढांचे को धीरे एक करके सरकारी ढांचे को ठेके पर दे रहे। तो फिर भाई बताओ, देश किसमें होता है, कैसे नहीं बिकने दोगे? जब आप देश की सरकारी संपदा को निजी हाथों में दे रहे हो, फिर आप कह रहे हो देश नहीं बिकने दोगे, तो फिर आप चाहते क्या हो देश के साथ? पूरा मामला जंगल जो है। अभी वो पिछले दिनों उसका मैं जो इंटरव्यू देख रहा था, वो अनिल अंबानी का वो लड़का है आती, ठीक है, आती के साथ आती आ रहा, तो उसमें मैंने देखा कि उसके पास खुद का एक जंगल है। बताओ, तो जंगल बेच दिए देश के, मतलब खुद का जंगल है उनका जंगल, उसमें हाथी खुद के हैं, शेर खुद के हैं। अब ये कह रहे हैं देश में कुछ कानून बना हुआ है, मैंने पढ़ा एनिमल्स का, कह रहे हैं कि इन जीव जंतुओं को खुद नहीं पाल सकता, लेकिन अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी पाल सकता है। मैं नहीं पाल सकता, आप नहीं पाल सकते। आप तो कितने प्यार को, हालांकि किसान से ज्यादा पशु प्रेमी, जीव प्रेमी कोई हो नहीं सकता, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसान नहीं पाल सकता हाथी को, फलाने जो वो उनको वो पाल सकते हैं, वो हाथी को पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाथी नहीं, उसमें कह रहे हैं कि शेर चीते वगैरह फलाना निकला, उनका खुद का जंगल है। देश का जंगल बेचेगा, पूरी व्यवस्था बेचेगा सिर्फ इसी काम के लिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में इनका जो नकली चेहरा सामने आया है, ऐसी कंपनियां, जिस कंपनी का खुद का टर्नओवर 300 करोड़ रुपए है, लेकिन उसका चंदा आ रहा है 560 करोड़ रुपए। कहां से आ रहा है समझ नहीं रहे क्या आप? गूंगे हैं क्या? वो सबके सब रिलायंस कंपनी के, रिलायंस के प्यादे हैं वो सब। उनकी छोटी सी दुकान खुलवा दी, रिलायंस का पैसा घुमा करके बीजेपी को गया। क्योंकि डायरेक्टली रिलायंस का अगर 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का आया हुआ होता, तो पूरा देश कूक करके दिल्ली चला जाता। इनके जो जिस प्रकार से श्रीलंका में जिस बाथ टब में देश के प्रधानमंत्री नहाया करते थे, वहां जनता जाकर के नहाने लग गई। इनके भी बाथ टब में, हिंदुस्तान की जनता श्रीलंका से ज्यादा लड़ाकू है, बाथ टब में घुस जाती। लेकिन इन्होंने घुमा करके उस चंदा लेने के तरीके को बदल दिया कि वही चंदा 50। मेरे को एक बात बताओ, ऐसी दुनिया की कौन सी कंपनी, एक आदमी 560 करोड़ रुपए की नहीं चंदों को दे दे, 1 करोड़ दे दे, 50 लाख दे दे, 1.5 लाख दे दे, नीतियों प्रभावित हो गई दे दे, 560 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को, एक कंपनी के 1,000 करोड़ रुपए चंदा कैसे आ गया? और रवीश कुमार जो देश के जिंदा पत्रकारों में से एक है, उन्होंने पिछले दिनों बाकायदा बताया है कि जिस कंपनी ने इनको चंदा दिया है, रिलायंस के अलावा, उनके जैसे मान लियो 1 तारीख को रेड गिरी, 3 तारीख को बॉन्ड कट रहा है, 3 तारीख को रेड गिरी, 5 तारीख को चंदा दे रही, क्यों भाई? तो फिर तो ईडी का नाम रख दो आप, चंदा इकट्ठा करने वाली ईडी। चंदा इकट्ठा करने के लिए काम मिलो, फिर कहीं को आप नेताओं के, उनके दूसरों के घरों सीधा नाम लिख दो, भारतीय जनता पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करने वाली कंपनी का नाम ईडी है।
और आप लोगों को ये कह रहे हो कि ये चंदा मांग रहे। हम तो भाई चंदा सीधे साधे अपने जैसे भाइयों के बीच से मांग रहे हैं, कोई चोर डपोर लूटोरों से तो नहीं मांग रहे। तो अपने आदमियों से चुनाव लड़के अगर पैसा लेकर के चुनाव लड़े तो बुरी बात क्या है? बुरी बात तो ये है ना कि जो आपको लूट करके खा रहे हैं उनसे पैसा लेकर के चुनाव लड़े। देश की दवाई कंपनियां, पिछले दिनों मैं एक टीवी पर देख रहा था, 1.5 लाख रुपए में कैंसर के टिक्के बेच दिए, बताओ। और जो टिक्का 60 रुपए में मतलब निर्माण होता था। देश के कितने लोगों के साथ ऐसा बुरा, जिनके घर से 30-30 साल का, 60-60 साल का, 50-50 साल का जवान गया है, वो लोग इस दर्द को समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो क्यों भाई समझे। इनके तो बेटों के पोतों के इलाज अमेरिका से होते हैं, हिंदुस्तान से तो होते नहीं। हिंदुस्तान से तो इलाज किसान के बेटे का होता है, और उनको पूरे देश में करोड़ों रुपए के नकली टिक्के जो है वो कैंसर के बेचे गए, उसी कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का जिक्र किया, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा सीपीआईएम एक अकेली पार्टी थी जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को कभी स्वीकारा ही नहीं, और उन्होंने ही शायद जनहित याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि इन इलेक्ट्रल बॉन्ड को पूरी तरीके से अवैध करार दिया जाता है। और निर्वाचन आयोग को ये कहा गया कि एसबीआई बैंक से पूरी जानकारी जुटाएं और एक एक जानकारी आप अपने पोर्टल पर लगाएं, और अब वो बात निकल कर सामने आ रही है। तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अकेली बीजेपी पार्टी को मिला है। फिर भी देश के गृह मंत्री बाकी लोगों से पूछ रहे हैं कि अदर पार्टियों को मिला वो कहां से आया। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड को आपकी पार्टी ने नहीं स्वीकारा, आपकी पार्टी उसको सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला लेकर गई, और आज इसमें एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी आपकी पार्टी को, कहीं या पूरे देश के सामने ये जानकारी आई। कैसे देखते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं लेने वाली प्रथम पार्टी सीपीएम थी। हम इसीलिए सीपीएम, हिंदुस्तान की सबसे ईमानदार पार्टी, आज से नहीं, बहुत वर्षों पहले आपको याद होगा टाटा कंपनी ने 14 लाख रुपए का चंदा दिया था कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को। तब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टाटा को वापस लौटाया था कि हम आपके 14 लाख रुपए नहीं लेंगे। हम किसी गरीब से 1 रुपया चंदा लेकर के हम 14 लाख गरीबों के पास चले जाएंगे, हमें अगर 14 लाख की जरूरत होगी तो, लेकिन हम आपके टुकड़ों पर नहीं पलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और ये जो बाकी जो दल है, हालांकि देखो देश की परिस्थितियों के लिए समझौता करना अलग मामला है। कई बार क्या है कि जो बड़ा दुश्मन होता है उसको मारने के लिए छोटे दुश्मन के साथ हाथ मिलाना पड़ता है, कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन ये जो तमाम पार्टियां, इनके पास जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से जो चंदा आया है, और ये जो बात जो सामने आई, इस बात से क्लियर हो गया पूरे देश के सामने कि ईमानदार कौन है और चोर कौन है। ये बात देश के सामने एक एक बच्चे के बीच में ये चली गई। और जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाया करते थे, अब अमित शाह कह रहे हैं बात होगी कह जी थे चोरी करता पकड़ी गया, तो कह जी मैं तो पकड़ी था, मैं भी चोरी करा। तो आप तो देश में ईमानदारी के नाम से आए थे ना, भी देश में आपको सत्ता क्यों मिली? कांग्रेस के कुछ मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। देश में बाकायदा एक मीडिया जिनको बड़ा पैसा देकर के माहौल बनाया गया कि कांग्रेस बहुत बड़ी चोर है, कांग्रेस बहुत बड़ी चोर है, और फिर उनकी जगह इनको बैठाया गया। ये तो बात थी। अब जब ये खुद चोर घोषित हो गए, कांग्रेस से बड़े चोर घोषित हो गए, तो ये कह रहे कांग्रेस भी करती तो हम भी चोरी करेंगे। इससे गिरी बात देश का गृह मंत्री करे, डकनी में नाक डबो करके मर जाना चाहिए इनको। इससे गिरी हुई बात कोई कर नहीं सकता। कोई आदमी कह दे कि उस आदमी ने बलात्कार कर लिया तो मैं भी बलात्कार करूं, ये कोई बात थोड़ी हुई भाई। आप मतलब दूसरा आदमी कोई गंदा काम करेगा तो आप भी गंदा काम करोगे। अमित शाह ये कहेगा कि देश में 10,000 बलात्कार हो रहे, तो अमित शाह कहेगा मैं भी बलात्कारी बनूंगा। क्यों? जूते नहीं मारेगा देश। तो ये तो बहुत मतलब गिरी हुई मतलब क्वालिटी की बात है। इससे उनको ये कहना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने झूठा जो है ईमानदारी का ढोंग करके हम हिंदुस्तान की सत्ता में है, हमें पूरे देश के तमाम लोगों से बड़ा माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। हमारे कारण देश के लाखों लोगों की जान गई, इस संदेश से जान गई है। इस संदेश से कैंसर की जैसी गंभीर बीमारी की जो है अरबों रुपए की मतलब गंदी दवाइयां हिंदुस्तान के अंदर हुई है। और ये जो अभी हार्ट अटैक जो बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक जो देश में बढ़ रहे हैं, ये इनके कोरोना के टिक्के की वजह से बढ़ रहे हैं। ये कोरोना के टिक्के में भी पैसे खा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। देश में अभी हार्ट अटैक जितने ज्यादा संख्या में बढ़े, ये कोरोना का टिक्का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम ने कह दिए। लेकिन ये गंदे किस्म के टिक्के लेकर के आए। स्पुतनिक, कोविशील्ड और कोविन, 3 प्रकार की दवाइयां थी। आपको स्पुतनिक मिली? किसी को मिली? लेकिन देश के तमाम जो बड़े लोग थे, जितने भी गृह मंत्री, जो मतलब आईएएस के ऊपर के लेवल के जो बड़े लोग जो अपने किसानों में समझ, वो तमाम लोगों ने स्पुतनिक दवाइयां लगाई, कोविशील्ड और कोविन। सीधे साधे किसान नॉर्मल से लोगों को मिली ये दवाइयां, और इनकी
जांच में वो फैल की हुई दवाई थी, उसमें जांच में पता था कि ये दवाई बॉडी के किसी न किसी हिस्से में डैमेज करेगी। उसके बाद भी हिंदुस्तान में इस दवाई को इन्होंने लगवा दी। इनको तो लोग आने वाले समय में लठों से मारेंगे, देखते रहना। ये बीजेपी के मतलब आज ये हो सकता है ये इनकी जिंदगी का लास्ट चुनाव। 5 साल बाद इनकी हालात ये होगी कि मतलब गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आदमी को देखते हुए जबकि चीज आदमी का हाथ में आए करेगी, भाई चीज लेके आगे ले बाजी करेगी। हालात गांव गांव में पैदा हो जाएगी, ये देखने को नहीं मिलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में लास्ट 5 साल की पार्टी है। जो को आंगो बाद में कोई सूल आदमी आ गयो पूरी निचोड़ काट के ले तो मोदी फंसी उसी देश में। हालात है इतना बड़ा 1.5 लाख का टिक्का सिर्फ 60 रुपए में निर्माण करके बेच दिया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी भाई। और जो भगत है ना इनके 50% भगतों ने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आने के बाद बीजेपी के अच्छे लोगों ने जो मतलब बैंकर आरएसएस के लोग हैं जो ये कहते थे कि वास्तव मोदी से बड़ी आदमी नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल हम माफी चाहते हैं देश से। भारतीय जनता पार्टी चोरों की मास्टरमाइंड है, चोरों की हेडमास्टर है। अब थोड़े बहुत जो भगत बच्चे हुए उनके बेचारों के देखो दर्द भी है लेकिन बता नहीं सकते, और वो भी उल्टी जगह दर्द है, कई बार आदमी बता नहीं सकता। वो प्रॉब्लम है, वो भी समझ रहे हैं कि ये चोर है, बहुत मतलब के बहुत गलत जगह फंसे हुए, लेकिन उनके तो दिक्कत ये है कि वो बता नहीं सकते अपने दर्द को। लेकिन बताएंगे थोड़े टाइम आने के बाद, जब उनके खुद के भी दिक्कत आएगी। जब उनके घर से कोई 30 साल का नौजवान जब कैंसर के गल टिक्के से जाएगा तो उनकी आंखों में आंसू के साथ मोदी के खिलाफत का नारा भी होगा कि भी ये देश में इनके कारण हो रहा है। और ये जो अगर 40 साल का नौजवान जिनके 2 टिक्के लगे हुए और वो हार्ट अटैक से एक्सपायर होगा तो इनको भी महसूस होगा। और ये नहीं हो रहा है तो आप भाई मैं झूठा कह रहा हूं तो आप ये अपना माइक ले और आप जो आपका मन करे रैंडमली किसी गांव में आप चेक करना पिछले 10 सालों में कोविड से 10 साल पिछले 10 सालों के दौरान के हार्ट अटैक के दौरे और पिछले जब से ये मतलब कोविड के टिक्के लगे उसके बाद के दौर में कितने हम तो क्योंकि गांव में लोगों के बीच में हारी बीमारी जाते रहते हैं। हालात ये कि 10 में से 7 केस हार्ट अटैक के आ रहे। तो हार्ट अटैक ये नहीं कहता, पुराने जमाने में भी होते थे जब कहते थे भूतों ने तोड़ दिया, लेकिन जब केस के 100 गांवों में 1 आदमी का केस हुआ करता था। तो उसके बाद धीरे धीरे खानपान का असर आया तो कुछ बढ़ी, लेकिन खानपान तो आज से 10 साल पहले भी यही था। अपने तो जब से पानी लगने लग गया तब से स्प्रे होने लग गई। पानी लगते हुए आज तो ये तो है नहीं भी 5-7 सालों में लगने लगा पानी, तो 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए। तो अपने तो उसका असर नहीं आना चाहिए था। स्प्रे का यूज लेते हुए 30-30, 40-40 साल हो गए। अब कैसे असर आना शुरू हुआ 1 ही मिनट में? अब ये कह रहे हैं कि उससे हो गया, आपके खानपान से हो गए। तो खानपान तो पहले भी हम ये कहते थे, ये इनका कोविन और कोविशील्ड ये जो दोनों टिक्के हैं, ये टिक्के ओनली टिक्के नहीं थे, ये मौत के टिक्के थे। चलिए मंगेश जी, ये हमने सारी सेंट्रल लेवल की बातचीत की। नौहर की परिस्थितियां कैसी रहेगी वहां पर? जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट आए, वो चुनाव जीत कर गए, आपके भी 28-29 हजार वोट आए। तो कुल मिलाकर राहुल कसवा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, नौहर में क्या जीत कर जाएंगे जिस प्रकार से आप लोगों को दोनों का टोटल वोट मिलाकर चले? नौर में भाई मेरे सिर्फ वोट आए थे, वही वोट मत जोड़ो, मैं टक्कर में नहीं था, फिर भी मेरे 28-30 हजार वोट बगैर टक्कर गिर जाना, मतलब आपके पास 50 हजार के आसपास वोट थे, तभी इतने वोट रुकते हैं। लास्ट 2 दिनों में बगैर टक्कर के उम्मीदवार के पास से वोट फिसल जाते हैं, सबको पता है इस बात का, आप भी जानते हो और लोग भी जानते हैं। पर जिस दिन हमारी 21 तारीख को 21 नवंबर को जिस दिन रैली थी, उस दिन हमारे पास 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ थी। सब लोगों ने देखी थी हमारी रैली, लोगों ने कहा था 50 हजार वोट कॉमरेड के पास है। लेकिन कंटेस्ट नहीं होने के कारण, चुनाव जातिवाद के मोड में जाने के कारण बहुत सारे दौर आते हैं चुनाव में, क्योंकि हमारे तो सीधा सीधा मतलब क्या, कॉमरेड के तो जाति पाति कुछ मानते नहीं, कॉमरेड का मतलब कॉमरेड होता है, किसान मानते हैं सीधा। और हमें खुशी भी है कोई कॉमरेड कहता है, ज्यादा मतलब जाति पाति से इस बात से लेना देना भी नहीं। तो 50 हजार वोट हमें आए, मेरे लाख वोट उनको आए हुए हैं, वोट आएगा 1.5 लाख। अच्छा। और 50 हजार आवेगा वोट खेच के बीजेपी, 50 हजार आवे बीजेपी ने पटाखा बजाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बोला है 50 हजार, 1 लाख वोट लीड है और कुछ। चलिए, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। कॉमरेड मंगेश से बातचीत हो रही थी, इन्होंने तमाम पहलुओं पर बातचीत की। धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आप ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।